बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप लोग पता है कि हम ENG 5 to 4 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है शॉर्ट लेक्चर्स की। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है वो लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो कल्चरल अप्रोच टू CDA। अब इसमें जो है बेसिकली हम टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस पढ़ेंगे, जिसमें कल्चरल अप्रोच टू क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस और फेयर क्लब्स सोशियो कल्चरल अप्रोच जो हमने पढ़ी थी, उसका हम जो है वो एनालिसिस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो cultural approach to critical discourse analysis aims at exposing and examining the ways in which cultural codes are embedded in discourse and contribute to the reproduction of abuses of power। अब बेसिकली जो कल्चरल अप्रोच है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की, वो इस चीज़ पे फोकस करती है कि हम जो है वो लैंग्वेज में किस तरह से हम अपनी कल्चरल कोर्स को एम्बेड करते हैं और फिर उसके इन टर्न में पावर अब्यूज़ जो है वो क्रिएट होती है। अब ऑब्वियसली जब हम जो है वो किसी कल्चर में किसी भी किसी इलाके के डिस्कोर्स में वहाँ के कल्चर की कोर्स जो डोमिनेंट कल्चर होगा उसके कोर्स को जब हम एम्बेड करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी कोर्स, उनकी लैंग्वेज को जो है वो हम मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो इन टर्न पावर अब्यूज़ ही होंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो कल्चरल अप्रोच है ना, ये इस चीज़ को एग्जामिन करने में इसका मेन मकसद ये होता है कि किस तरह की कल्चर कोर्स को जो है वो किस तरह डिस्कोर्स में एम्बेड किया जाता है और उससे किस तरह की पावर अब्यूज़ पैदा होते हैं। ठीक है। ये एक तरफ इसको आपने इसका कॉन्सेप्ट एक तरफ रखना है। अब फेयर क्लब CDA एम्स टू शेड लाइट ऑन द वेज थ्रू विच डिस्कोर्स हेल्प्स टू सस्टेन पॉलिटिकल सोशल एंड पॉलिटिकल इनक्वालिटीज़ अब्यूज़ ऑफ पावर डोमिनेंट पैटर्न्स। अब दूसरी तरफ जो है फेयर क्लब का CDA जो अप्रोच है, सोशियो कल्चरल अप्रोच, जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी, ये बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करती है कि हम डिस्कोर्स के एनालिसिस करके, डिस्कोर्स का कंप्लीट एनालिसिस करके, उसका सोशो पॉलिटिकल एनालिसिस वगैरह करके कि किस तरह जो है वो इनक्वालिटीज़, पावर अब्यूज़ और डोमिनेशन को जो है वो कम कर सकते हैं। तो बेसिकली कल्चरल अप्रोच है ना, वो जस्ट इस चीज़ पे फोकस करती है कि किस तरह से कल्चरल कोर्स को इम्बेड किया जाता है, किस मतलब यूज़ किया जाता है और उससे क्या क्या चीज़ें क्रिएट होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और फेयर क्लफ की जो नॉर्मल सीरीज अप्रोच है ना, ये उन चीज़ों को टेक्सचुअल एनालिसिस करके ये उस चीज़ का पता चलाने की कोशिश करती है कि इनको कम किस तरह से किया जा सकता है। तो एक जो है वो अगर डायरेक्ट आ रही है, तो पीछे आगे वाली जो फेयर क्लब सीरीज अप्रोच है, वो उन प्रॉब्लम्स को मतलब रिवर्स कर, जो उसको रेजिस्ट करने के लिए ये दी गई थी। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। Van Dijk argues that CDA researchers should be interested not only in describing some interesting properties of political rhetoric but also in explaining them। अब रिटोरिक स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं? पॉलिटिकल रिटोरिक स्ट्रेटजीज़ वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो पॉलिटिशियंस जो हैं वो बेसिकली यूज़ करते हैं टू अट्रैक्ट ऑडियंस। फॉर एग्जांपल रेपिटेशन, और बार बार किसी चीज़ का रिपीट करना, जिसमें अगर कोई स्पीच दे रहा है तो उसमें पाकिस्तान का नाम ही रिपीट किया जाए, या मतलब कोई स्पेशल उन्होंने फ्रेज़ पकड़ी होती है जिसको बार बार यूज़ करते हैं, जिससे ऑडियंस की जो है वो अटेंशन उनकी तरफ मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस को। ठीक है। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज़ पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, उनको हम पॉलिटिकल रिटोरिक स्ट्रैटेजीज़ कहते हैं। अब CTA जो है, वैन डिजिक ने ये आर्ग्यू किया था कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के जितने भी रिसर्चर्स हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं, इस अप्रोच को यूज़ करके, उनका मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट रिटोरिक स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर दिया, दैट्स इट। नहीं, उनको इन प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए। सही है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन देम, वी नीड टू रिलेट देम टू सोशो कोग्निटिव रिप्रेजेंटेटिव्स एज एडिटिव नॉर्म्स वैल्यूज। ऑब्वियसली अब इन स्ट्रैटेजीज़, जो भी रिटोरिक स्ट्रैटेजीज़ है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जिस इलाके में ये अब डिस्कोर्स तो हर जगह मौजूद है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जिस इलाके में की जाती है, उस इलाके के नॉर्म्स और वैल्यूज़, आइडियोलॉजीज़ को भी जहन में रखा जाता है। ठीक है। उसके हिसाब से ही उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। अब नेक्स्ट है शीज़ू जो है वो 2017 में से स्टेट किया था कि डिस्कोर्स इज सिचुएटेड विद कल्चर एंड कल्चरल कॉन्टेस्टेशन in particular. We should refrain from reproducing dominant and repressive language as far as possible and try to instead to use culturally produced। okay, इसने कहा था कि हमें जो है डिस्कोर्स, जैसे कि हमें पता है कि लैंग्वेज और डिस्कोर्स जो है ये कल्चर से भरा पड़ा है। ठीक है। जिस इलाके में की लैंग्वेज, जिस इलाके का डिस्कोर्स है, उसी इलाके के कल्चरल कोर्स जो हैं वो उसके अंदर होंगे। तो हमें जो है वो इस चीज़ से बाज रहना चाहिए। उसने कहा कि हमें रिफ्रेन रहना चाहिए कि हम सिर्फ डोमिनेंट लैंग्वेज को ही यूज़ करें, या डोमिनेंट को यूज़ करेंगे या फिर रिप्रेसिव को
यूज़ नहीं, हमें जो है वो अब इक्वालिटेरियन का मतलब होता है इक्वालिटी, ठीक है। हमें मुआशरे में इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए दोनों जो है कल्चरली प्लूरलिस्टिक कोर्स को यूज़ करना चाहिए। मतलब जो है जो वहाँ के लोगों के जो है वो पसंद के बराबर हो, उस तरह के कल्चरल कोर्स को एम्बेड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कुछ जो है वो डोमिनेंट लोगों की जो है वो लैंग्वेज उनके कोर्स को यूज़ कर लें और बाकियों को इग्नोर कर दे। तो इस तरह की जो है वो इनक्वालिटीज़ को रोकना चाहिए। नेक्स्ट है ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। जैसे कि हमने फेयर क्लब CDA मॉडल जो है वो भी इंटरडिसिप्लिनरी थी, मतलब वो जस्ट एक मेथड नहीं, उसमें बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं। तो इसी तरह इसमें भी बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं। अब CCDA जो है वो अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। बहुत सारी अप्रोचेज़ ये अब ये समझ लें कि ये अप्रोच है, इसके अंदर बहुत सारी मेथड्स हैं जिसमें कल्चरल मेमोरी, कल्चरल नैरेटिव्स, कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कल्चरल डिस्कोर्स एनालिसिस वगैरह, ये सारे जो है ना इन सब को कवर करने के लिए सिर्फ एक ही जो है वो अम्ब्रेला टर्म है जिसको हम कल्चरल अप्रोच ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, मतलब कल्चर के अकॉर्डिंग अबाउट कोई भी अप्रोच होगी इसमें इन सब में से कोई भी अप्रोच यूज़ की गई होगी तो हम उसको यही CCDA का नाम ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल प्रिंसिपल्स। अब जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं इस अप्रोच के, वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। CCDA फोकसेस ऑन कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी गिवन टेक्स्ट। ऑब्वियसली कोई भी टेक्स्ट वर्बल हो या नॉन वर्बल, उसमें जो है वो बेसिकली ये अप्रोच फोकस ही कल्चरल एस्पेक्ट्स पे करती है कि उसमें किस तरह कौन सी कल्चरल एस्पेक्ट्स को यूज़ किया गया है, कल्चरल कोर्स कौन से यूज़ किए गए हैं कल्चर के हिसाब से, तो इसमें मेन फोकस करती है। और फिर उससे पैदा होने वाली पार अब्यूज़ पे जो है ना इसका मेन फोकस होता है, मेन एम होता है। दिस अप्रोच इज़ गाइडेड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। अब इसमें फॉलोइंग ये प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखा जाता है। नो टेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट जो है वो अपने कल्चर कॉन्टेक्स्ट से इंडिपेंडेंट नहीं होता। अब हम जो है वो अपने किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो हम ये तो नहीं कहते कि जो है वो हम किसी और के कल्चर के जो है कोर्स यूज़ कर लें तो हमारे कल्चर के लोगों को ये समझ आ जाए कि नहीं, हमारा जो भी टेक्स्ट होता है उसमें हमारे कल्चर के कोर्स जो हैं, हमारी कल्चर की लैंग्वेज जो है वो एम्बेड होती है। तो रेदर दैन द deconstruction of linguistic structures, CCDA should aim to uncover the culture and cross-cultural course embedded in discourse। अब वो कह रहा है कि कल्चर CCDA जो है उसको चाहिए कि जितने भी जो भी जिस चीज़ का भी एनालिसिस करे उसमें कल्चर और क्रॉस कल्चरल कोर्स दोनों को जो एम्बेड होते हैं उसको अनकवर करे, उन्हें अलग-अलग करे, ठीक है। ये फिर ही हम जान सकते हैं कि इसमें कल्चरल कोर्स जो है वो किस तरह के यूज़ किए गए हैं और क्रॉस कल्चरल कोर्स जो हम दूसरों की तरफ देख के या दूसरों से इंटरेक्शन करने के नतीजे में जो है वो उसे अपनी लैंग्वेज में उन्हें अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बना लेते हैं, वो क्रॉस कल्चरल कोर्स होते हैं, ठीक है। तो CCDA का सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स को जो है वो एक्सप्लेन करें, उसकी डिकन्स्ट्रक्शन करें, बल्कि इसका मेन एम ये भी होना चाहिए कि कल्चरल और क्रॉस कल्चरल कोर्स को अनकवर करें ताकि हमें जो है हम पहचान सकें कि इसमें कल्चरल कौन से और क्रॉस कल्चर्स कौन से और इन टर्न जो है ना वो किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट सेकंड इसका प्रिंसिपल है CCDA एम्प्लॉयज़ टूल्स एंड मेथडोलॉजीज टेकन फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ कल्चर स्टडीज़ सच एज़ द ह्यूरिस्टिक ऑफ डिकोडिंग कल्चर कोर्स। अब CCDA जो है वो एक किस तरह से कल्चर और अनकल्चर कोर्स को सेपरेट करती है, इसमें बेसिकली टूल्स और मेथडोलॉजीज़ यूज़ करते हैं जो कि कल्चर स्टडीज़ से ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूरिस्टिक डिकोडिंग ऑफ कल्चर कोर्स। अब ह्यूरिस्टिक डिकोडिंग ये भी एक मेथड है जो यूज़ करके जो है वो कल्चर कोर्स को सेपरेट किया जाता है। क्रॉस कल्चर और मल्टी कल्चर परस्पेक्टिव फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक कल्चर कोर्स एंड दस कंट्रीब्यूट द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग दैम। और क्रॉस कल्चर मल्टी कल्चर जो पर्सपेक्टिव होते हैं, जो नज़रियात होते हैं क्रॉस कल्चर के अबाउट उस ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इस जो है वो चीज़ में मदद देती है कि हम जो है किस तरह से कल्चरल कोर्स को और नॉन कल्चरल मल्टी कल्चरल कोर्स को अलग कर सकें, ठीक है। ऑब्वियसली हमें क्रॉस कल्चर मल्टी कल्चर जो है पर्सपेक्टिव, उनके नज़रियात और उनके अबाउट कुछ आइडिया होगा तभी हम डिकोडिंग में क्रॉस कल्चर और कल्चर कोर्स को सेपरेट करके उनको डिकोड कर सकेंगे। डिकोडिंग कल्चर कोर्स डिमांड्स नॉट ओनली इंटीमेट फैमिलियरिटी विद द कम्युनिटीज़ लैंग्वेज culture and history but also special awareness of the idea that social and historical creation is created as अब डिकोडिंग जो है कल्चर कोर्स की डिकोडिंग का प्रोसेस जो है ये ना सिर्फ हमें इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि हम कम्युनिटी की लैंग्वेज मतलब जिस भी फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक ख़ास इलाके की लैंग्वेज को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, वहाँ के उस पर अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं CCDA की, तो हम ना सिर्फ उस इलाके की जो है वो लैंग्वेज को स्टडी कर सकेंगे, उस वहाँ के लोगों की लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनकी
हिस्ट्री को स्टडी कर सकेंगे, बल्कि उनकी कंप्लीट सोसाइटी और किस तरह की हिस्ट्री में क्रिएशन होती रही हैं, और ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस चीज़ में हम उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उससे आगाही हासिल कर सकते हैं इन्हीं डिकोडिंग प्रोसेस से। ठीक है, क्योंकि हम जब उनकी लैंग्वेज को डिकोड करेंगे, फिर हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि हिस्ट्री में भी इस तरह की जो है लैंग्वेज किस तरह से यूज़ की गई है, उसमें क्या चीज़ें जो है वो किस तरह के कल्चरल कोड्स यूज़ किए गए हैं, सोसाइटी के हिसाब से किस तरह से, तो वो ईच एंड एवरीथिंग इसमें जो है वो उस वहाँ के लोगों के अबाउट आ जाता है। ठीक है, so इसीलिए डिमॉन्स्ट्रेट दैट एज फार एज द रिटोरिक ऑफ पावर इज़ कंसर्न देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज कल्चरल कम्युनिटीज़। अब इसका मेन एम यही है, मेन जो इसके जो है ये फोकस करती है, वो इस चीज़ में करती है कि जहाँ पे भी पावर का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें स्मॉल और लार्ज कम्युनिटी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये कम्युनिटी ज़रा छोटी है तो इसको जो है वो बड़ी कम्युनिटी के साथ मिला के बड़ी कम्युनिटी के कल्चर कोर्स को यूज़ कर लेते हैं। नहीं, उनके सेपरेट कल्चर कोर्स होने चाहिए, और दूसरी के अपनी एक पहचान, अपने उनका कल्चर है तो उनके सेपरेट जो है वो कल्चरल लैंग्वेज कल्चर कोर्स होने चाहिए। इसलिए सीक्स टू एक्सपोज ग्लोबल डिक्शनरी ऑफ पावर एंड मैनिपुलेशन। अब ऑब्वियसली इसमें ग्लोबल डिक्शनरी ऑफ किस तरह से जो है एक्सपोज करती है। इट डज़ दो फॉर एग्जांपल बाय फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक मेटाफर्स इडियम्स सच एज। अब ग्लोबल डिक्शनरी हम इसीलिए कि थ्रू ग्लोबल डिक्शनरी को किस तरह से एक्सपोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो हर मुल्क के हर इलाके के कल्चर का जब हम जो है वो सीडीए करेंगे तो ऑब्वियसली उन इलाकों के उनकी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले मेटाफर्स, इडियम्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, हर एक को जो है वो हम अनकवर करेंगे। इस तरह से हम जो है वो ग्लोबल डिक्शनरी में उनका इजाफा करते जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए एनालाइज वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रैक्टिसेस। अब इसमें वर्बल और नॉन वर्बल प्रैक्टिसेस दोनों को ही स्टडी किया जाता है। ये नहीं कि जस्ट वर्बल लैंग्वेज को यूज़ कर लिया, वहाँ के लोगों की जो है वो बोलने चलने का, उनकी टोन, उनकी जो है वो उठने बैठने का स्टाइल, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम उस वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को लेके चलते हैं। इसलिए एनालाइज फैक्चुअल एंड फिक्शनल डिस्कोर्सेज लाइक। फैक्चुअल भी इसमें होते हैं, मतलब जो हकाइक पे मबनी होते हैं, और फिक्शनल जो कि हम जो है वो खुद से कर लेते हैं। तो ये दोनों डिस्कोर्सेज पे फोकस करते हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट अ फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी हैज़ द सेम एबिलिटी एज अ पॉलिटिकल स्पीच टू एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर कल्चर्स एंड असिस्ट। अब वो कहते हैं कि फ़िक्शनल स्टोरी का भी वही सेम ही पर्पस और सेम इतनी ही एबिलिटी होती है पॉलिटिकल स्पीच में जितनी के जो है वो फैक्चुअल स्टोरी की होती है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना आप लोगों की प्रिंसिपल्स हैं। इसमें से आप लोगों ने सारे नहीं करने, जस्ट 5, ये पहले 4-5 कर लेने हैं, ताकि आप लोगों को ना इसमें सीसीडीए की डिफ़ाइन आनी चाहिए। फिर क्लब सीडीए मॉडल जो है, इन दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। आप 2-2 लाइन का डिफरेंस कर लेना है। उसके बाद ये प्रिंसिपल्स जस्ट 5 करने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ से कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्चरल कोड्स एंड डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज़। अब कल्चरल कोड्स और डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सीसीडीए एम्स टू एक्सपोज स्पेसिफिक डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज़ दैट इनेबल द एक्सक्लूजन एंड द सिंबॉलिक एनिहिलेशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्ट्स। अब सीसीडीए का एम ही ये है, इसका मकसद ही बेसिकली ये होता है कि डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज़ को एक्सपोज करना, कि किस तरह से स्पेसिफिक डिस्कर्सिव स्ट्रेटजी स्पेसिफिक जो है वो मीन्स को यूज़ करते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है वो स्पेसिफिक किसी डोमिनेंट कम्युनिटी, डोमिनेंट कल्चर के कोड्स को यूज़ करते हैं, तो उनको किस लिहाज से किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह की स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई किया जाता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्पेसिफिक गोल। फॉर एग्जांपल अगर किसी लोगों को जो है वो अपनी कोई बात मनवानी है या उनसे किसी एक बात पे मुत्फिक होना है, तो जो डोमिनेंट लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस ही आप समझ लें, वो किस तरह से डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कैप्चर देयर अटेंशन। ठीक है, डेट एनेबल द एक्सक्लूजन एंड सिंबॉलिक एनिहिलेशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्ट्स, जिसके नतीजे में जो है ना वो दूसरे जो जितने भी माइनॉरिटीज़ लोग होते हैं वो फिर उनकी एनिहिलेशन, मतलब वो कंप्लीट उनकी जो सिंबॉलिक एनिहिलेशन कंप्लीट तौर पर जो है ना वो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है उस चीज़ से। स्ट्रेटजी इज़ द प्रोसेस बाय विच एंड्स आर रिलेटेड टू मीन्स इंटेंशंस टू कैपेबिलिटीज़। अब स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया है कि बेसिकली ये मीन्स होती हैं, लाइक इस तरह के तरीक़ों को यूज़ करना कि आप लोग जो है वो अपना मकसद हासिल कर लें। तो इसी तरह स्ट्रेटजीज़ बेसिकली ये होता है ना कि इंटेंशन टू कैपेबिलिटीज़ की इस और ऑब्जेक्टिव टू रिसोर्सेज, कि आप लोगों का जो मकसद है क्या उसके लिए रिसोर्सेज किस तरह की हैं। अगर आप लोगों की कोई इंटेंशन है तो क्या आपकी जो आपने सोचा है उसके लिए आपके अंदर काबिलियत है, तो वो काबिलियत, वो रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ें पैदा करना इन ऑर्डर टू ऑब्टेन टू कंप्लीट सम गोल,
और टू ऑब्टेन सम मीनिंग, ठीक है। किसी अपना मकसद पूरा करने के लिए स्ट्रेटजीज़ को, स्पेशल कोड्स को और डोमिनेंट कोड को यूज़ करना, ताकि लोगों पे उसका असर भी हो और जो कोड हम यूज़ कर रहे हैं वो भी ऊपर जाएँ। बाकी ये नहीं कि बस अब देखें पॉलिटिशियंस आप लोग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं ताकि आप लोग जो है वो उनकी डिस्कर्सिव मतलब उनकी जो भी स्पेशल मीन्स है उनको उनसे मुतासर हों और फिर उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। नेक्स्ट है कंसीडरिंग दैट स्ट्रेटजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स एंड मीन्स, इसीलिए इज़ इंटरेस्टेड इन डिस्कर्सिव मीन्स दैट प्रमोट स्पेसिफिक गोल्स। अब देखिए इसीलिए जो है वो, जैसे कि हमने कहा कि स्ट्रेटजी गोल्स और मीन्स मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो फिर जो सीसीडी अप्रोच है ये बेसिकली इस चीज़ पे इंटरेस्ट होती है कि डिस्कर्सिव जितने भी मीन्स हैं, डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज़ हैं जिसमें जैसे स्पेशल मेटाफर्स आ गए, स्पेशल लिंग्विस्टिक कोड्स आ गए, नैरेटिव्स आ गए, फ्रेम्स, लाइक जैसे ऊपर भी हम लोग बताया ना, बार बार कोई एक फ्रेज़ को यूज़ करना या कोई स्पेशल अंदर से कोई इडियम निकाल लेना, कोई मज़ाहिया ही एक फ़िक्रा निकाल लेना और उसको बार बार अपनी स्पीच में यूज़ करना। तो ये सारी डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं और ये किस तरह से जो है वो आपके स्पेसिफिक गोल को प्रमोट करती हैं, इस सारी चीज़ को समझना जो है वो इसका मेन मकसद होता है सीसीडीए का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस। अब नैरेटिव एनालिसिस क्या होता है? नैरेटिव बेसिकली स्टोरी को कहते हैं जिसके एक स्टार्टिंग होती है, एक सेटिंग होती है एंड देन एंड होता है। तो नैरेटिव एनालिसिस में हम जो है वो स्टोरी का एनालिसिस करते हैं। स्टोरी कोई भी पर्सनल भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है और इकनॉमिकल, किसी भी लेवल पे जो है वो स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिस्प्ले सम मैसेज, ठीक है। अब उसका उस स्टोरी की प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, उसमें नैरेटिव का यूज़ मतलब लैंग्वेज का यूज़ किस तरह से होता है, उससे जो है वो हम दुनिया में किस किस्म का मैसेज फैलाया जा रहा है और हम जो है वो उस नैरेटिव से दुनिया के अबाउट, अपने वर्ड के अबाउट क्या सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस जो होता है वो नैरेटिव एनालिसिस उसे हम कहते हैं, ठीक है। क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली क्रिटिकल जो है किसी भी चीज़ के साथ अगर आए तो इसका यही मतलब होता है कि सोसाइटी में कोई भी चीज़, इनइक्वालिटीज़, कोई इम्बैलेंस, पावर इम्बैलेंस और इसके साथ साथ अब्यूज़ वगैरह जो है उसको रजिस्ट करना, उसको पहले जांचना, उसकी जो है वो उसको अनमास्क करना, देन जो है वो उसको ठीक करने के लिए जो है स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस में आ जाती है। बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस का मकसद ही ये होता है कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना, ठीक है। अब क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस में फिर जो है वो हमने नैरेटिव एनालिसिस में यूज़ होने वाली जितने भी जो है वो लैंग्वेज है या जो भी चीज़ें, उनका एनालिसिस करना और देखना कि उनसे किसी किस्म की पावर इम्बैलेंस या इनइक्वालिटीज़ वगैरह तो नहीं हो रही, अगर हो रही हैं तो फिर उनको कम करना। अब सोटोमैनिंग हैज़ यूज़ द हाइब्रिड कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस इन हर ओन रिसर्च। अब उसने ना क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट था अपनी खुद की रिसर्च में यूज़ किया था और ये हाइब्रिड इस तरह से है कि इसमें क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस भी यूज़ होता है, साथ साथ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो है इसमें जो है वो मुआशरे में होने वाली पावर अब्यूज़, इस तरह की चीज़ों को, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनका कंप्लीट मुआयना किया जाता है। तो क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस में जो है फिर जब ये साथ कंबाइन हो जाती है तो इन दोनों की पार्टनरशिप से हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कोर्स एनालिसिस में। बेसिकली क्योंकि नैरेटिव एनालिसिस में जो है वो बहुत सी स्टोरीज़ आ जाती हैं, लाइक मीडिया की रिप्रेजेंटेशंस आ जाती हैं, मीडिया किस तरह की स्टोरीज़ बनाता है, किस तरह की अपने से स्टोरीज़ करता है। और क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो हमारे सामने एक स्टोरी की शक्ल में ही लाई जाती है, जिससे जो है वो पब्लिक का ओपिनियन जो है वो शेप होता है। अगर तो वो पॉजिटिव वे में दिखाई जाएगी तो पॉजिटिव ओपिनियन होगा, अगर नेगेटिव वे में तो नेगेटिव ओपिनियन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस में हम जो है वो स्टडी करते हैं। क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस जो है बेसिकली इसमें मोंटिसैनो, मोंटेसोरी और मोरालेस लोब्स, ये 3 जो है रिसर्चर्स थे जिन्होंने इस पर काम किया था। उन्होंने कहा था कि ये क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस जो है
ये एक पावरफुल टूल है। किस लिए पावरफुल टूल है? बिकॉज़ इसमें इतनी अहलियत है, इतनी काबिलियत है कि ये पावर स्ट्रगल को चैलेंज कर सकता है, ठीक है? मतलब कि आप किसी नैरेटिव का डीपली उसको एनालाइज़ करके आप कोई भी जो पावर स्ट्रगल, जो पावर इम्बैलेंसेस सोसाइटी में प्रिवेल है, आप उसको जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा नैरेटिव एनालिसिस के ज़रिए जो है ना, हम पब्लिक की ओपिनियन को भी शेप दे सकते हैं। मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है ना, वो पब्लिक की राय जो है ना, वो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि नैरेटिव एनालिसिस बेसिकली नैरेटिव के थ्रू ही, मैंने अब जैसे आप लोगों को ऊपर बताया कि इसी के थ्रू जो भी चीज़ दिखाई जाएगी, वो जो है वो उसमें ज़्यादा रोल जो होता है ना, वो पब्लिक ओपिनियन का होता है। उसको ज़्यादा शेप उसी तरह, जिस तरह दिखाई जाएगी उसी तरह उनके ओपिनियन जो है वो शेप होंगे, ठीक है? क्रिटिकल, अब इसमें जस्ट इसकी डिफ़ाइन आप लोगों ने करनी है और समझना है इस कंसेप्ट को। क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस जो है हेल्प्स टू री आर्टिकुलेट द स्टेटस क्यू फ्रॉम अ डिज़ायर्ड वेरिएंट टू एन अनडिज़ायर्ड वेरिएंट। वही चीज़ आ गई ना कि पावर स्ट्रगल को ये एक तरफ तो ये कोई भी सोशल सिचुएशन या पावर स्ट्रगल जो होती है उसको चैलेंज करता है, उसको जो है वो चेंज करता है और अनडिज़ायरेबल वेरिएंट से डिज़ायरेबल वेरिएंट की तरफ लेके जाता है, ठीक है? फिर इसमें ये भी हो सकता है कि जो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो अपनी जो है अब आवाज़ इसके किसी भी इम्बैलेंस या पावर स्ट्रगल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकती हैं। फिर वो लोगों को अपनी तरफ जो है इस तरह से कंप्लीट एनालिसिस जो है वो उनको दे के, तो उनकी जो है वो ओपिनियंस को भी चेंज कर सकती हैं, ठीक है? फिर जो है वो नई कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं उन लोगों से और उस एक नया एजेंडा जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स के ख़िलाफ़। तो क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस जो है ये एक पावरफुल टूल है, जैसे वही चीज़ आ गई, इन क्रिएटिंग अ न्यू कम्युनिटी एंड गेनिंग इट्स सपोर्ट और एंथुसियाज्म फॉर अ सर्टेन काज। किसी ख़ास मकसद के लिए लोगों की जो है वो ओपिनियन को शेप देना और नई कम्युनिटी बनाना, उनकी सपोर्ट लेना और मतलब किसी ख़ास गोल को पूरा करने के लिए, तो सारा चीज़ें जो होती हैं वो नैरेटिव एनालिसिस में आ जाती हैं, क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस में। नेक्स्ट है, जस्ट इसकी डिफ़ाइन याद रखनी है, ठीक है? कलेक्टिव नैरेटिव एनालिसिस जो है ये क्या होता है? ये इज़ अ नैरेटिव दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ ग्रुप्स आइडेंटिटी। अब कलेक्टिव नैरेटिव एनालिसिस जो होता है ना, ये आप समझ लें कि इस तरह के सेट ऑफ स्टोरीज़ हो गई या सेट ऑफ नैरेटिव्स जिसमें जो है वो जो पूरे ग्रुप को जो है वो शो करे। मतलब इस तरह की स्टोरीज़ जिसमें जो है एक बंदे के लिए जो ना हो, पूरे ग्रुप का इंटरेस्ट उसके अंदर हो, ठीक है? इस तरह फिर उसे हम कलेक्टिव नैरेटिव एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि उसमें ग्रुप ऑफ स्टोरीज़ होती हैं। किसी भी चीज़ में हो सकती है, लाइक कोई हिस्ट्री की कुछ इस तरह की चीज़ें, या जो है वो कोलम्स, जैसे कोलम ने जो है वो अमेरिका दरियाफ़्त किया था, तो ये एक स्टोरी टाइप एक जो है वो बन जाता है। तो ये सारी जो है ना, इस पे फिर में भी कुछ लोग जो है वो इसको अच्छी वे में, पॉजिटिव वे में कन्वे करेंगे कुछ मीडिया वाले, और कुछ जो है वो इसको कुछ लोगों के इसके ख़िलाफ़ जो है वो और तरह के व्यूज़ होंगे। तो ये एक है, तो ये नैरेटिव, लेकिन उसके उसके एनालिसिस, उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है। तो इस तरह की जो बहुत सारी स्टोरीज़ किसी एक आइडेंटिटी, किसी एक ग्रुप ऑफ आइडेंटिटी या किसी एक कंट्री के अबाउट होती हैं, उसे कलेक्टिव नैरेटिव कहते हैं। इट इज़ अ स्टोरी इन सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ऑब्वियसली ये स्टोरी होती है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ स्टोरी मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड द विश टू रिप्रेजेंट द कॉन्सिक्वेंसेज अराइजिंग फ्रॉम सच इवेंट्स इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट एंड सर्व्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अब ये देखिए, इस तरह की स्टोरी जो है ये एज अ मोटिवेशन जो है वो मतलब कन्वे की जाती हैं, और फिर इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस आए होते हैं ना, उनको एज अ मॉडल पेश किया जाता है, ताकि मज़ीद जो है ना इस तरह की चीज़ों को लेके चला जा सके। अब कलेक्टिव नैरेटिव में दो तरह के नैरेटिव्स यूज़ होते हैं, एक है नॉर्मलाइजिंग नैरेटिव और एक है एस्ट्रेंजिंग नैरेटिव। अब नॉर्मलाइजिंग नैरेटिव बेसिकली इस तरह की स्टोरीज़ होती हैं, इस तरह की आप कह लें कि कैप्चर्स होती हैं, कि जिसमें हम जो है वो हमारा मकसद जो है वो ये होता है कि पॉजिटिविटी क्रिएट करना। मतलब कोई भी बड़े से बड़ा मसला हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको इस तरह से बयान करना कि सुनने वाले और पढ़ने वाले को लगे ही ना कि ये मसला है। लेकिन एस्ट्रेंजिंग जो नैरेटिव होता है ना, उसमें हम चीज़ों को इस तरह से बयान करते हैं कि वो होती कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा के, मतलब इस तरह से इस वे में बयान करते हैं
के जो है वो वियर्ड लगती है, लाइक स्ट्रेंज, और बड़ी वो खौफज़दा सी, और इस तरह से मतलब ना वो शो होती है। तो बेसिकली यही है ना, यही तो जो है वो नॉन वर्बल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, नॉन लिंग्विस्टिक स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। लाइक टेक्स्ट तो सेम टेक्स्ट ही होता है, उसको कन्वे करने का तरीका ही तो बेसिक जो है वो हमारा फोकस होता है, ठीक है। तो अब देखें, कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल ऑब्जेक्ट्स डिफाइंस अ सोशल ऑब्जेक्ट इन वन ऑफ टू वेज। दो तरीक़ों में जो है वो हम सोशल ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। आइदर अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट विच कन्वेज नॉर्मल पार्ट ऑफ सोसाइटी और लाइफ, और अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट विच, अब नॉर्मल किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है हो सकता है वो इतना नॉर्मल ना हो, कोई लाइफ या कोई वाक़या इतना नॉर्मल ना हो जितना हम उसको जो है वो कन्वे अपनी टोन और उससे बना दें और उसको नॉर्मल बना के हम पेश करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मीडिया में ना आए दिन जो है वो नॉर्मली कोई भी जो न्यूज़ रोज़ बरोज़ चलती रहती हैं वो लोगों के लिए भी एक नॉर्मल सी चीज़ बन जाती हैं, और दूसरों के लिए भी पार स्ट्रगल हो गई, गरीब को पीसा जा रहा है, अमीरों का ये हाल है। तो लोगों को ना तो उसमें कोई मतलब इतना इंटरेस्ट रहता है, बस वो एक नॉर्मल लेते हैं कि ठीक है ये तो रोज़ का ही काम है, ठीक है। लेकिन अब जो एस्ट्रेंजिंग जो नैरेटिव होते हैं ना, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को ना इसका कंप्लीट बता रही हूँ कि नैरेटिव होते किस टाइप के हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जिनको जिसमें स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेंज बना के और वियर्ड बना के जो है वो पेश किया जाए, जो नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल ही दूर हों, मतलब नॉर्मल हो ही ना, उनमें सच्चाई इतनी होती नहीं है, तो वो जो होते हैं वो स्ट्रेंजिंग नैरेटिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ज़्यादातर ना जैसे मीडिया में जो है, पाकिस्तानी मीडिया की नहीं मैं बात कर रही, मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रही हूँ, जिसमें ना मुस्लिम्स को अभी बहुत कम हो गया, लेकिन पहले पहले ना मुस्लिम्स को एज अ टेररिस्ट शो किया जाता था, ठीक है। वो सारे तो टेररिस्ट नहीं है ना, और ना ही जो है वो मुस्लिम्स इस तरह का कोई काम करते हैं या इस तरह, तो बस वो उनके ख़िलाफ़, ये बात सच नहीं है, लेकिन उनके जो है ना ख़िलाफ़, और उनके एक ये समझ लें कि बाहर के आउट ऑफ कंट्री के लोगों के दिमाग में एक इमेज इस तरह का क्रिएट हुआ है, तो वो जब भी मुस्लिम को देखते हैं या किसी मतलब इस तरह के बंदे को देखते हैं, तो वो समझते हैं कि ये टेररिस्ट है। तो ये जो होती है ना, ये एस्ट्रेंजिंग नैरेटिव होता है कि जो अपनी ही कहानियाँ गढ़ी होती हैं, जो रियल में सच भी नहीं होती, ठीक है। टू मेगा नैरेटिव आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस डिस्टिंक्शन नॉर्मलाइजेज सोशल ऑब्जेक्ट्स एंड अनदर दैट एस्ट्रेंजिंग देम। समझ आ गई है? ये दोनों मैंने आप लोगों को समझा दिए। एक नैरेटिव होता है नॉर्मलाइज, जिसमें हम चीज़ों को नॉर्मलाइज रखने की कोशिश करते हैं, दूसरा होता है एस्ट्रेंजिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिटिकल नैरेटिव एनालिसिस, टॉपिक 11, स्टडी पब्लिश्ड ऑन वार नॉर्मलाइजिंग नैरेटिव इन रोटेज हैंडबुक ऑफ सीडीए। अब आप लोगों ने ना सीडीए के अबाउट कोई भी स्टडी पढ़नी है, कोई स्ट्रेटजीज़ पर इसकी कंप्लीट पढ़नी है, तो आप ये वाली हैंडबुक डाउनलोड करें, इसमें हर चीज़ डिटेल बयान की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वार नॉर्मलाइजिंग नैरेटिव क्या होता है और पीस एस्ट्रेंजमेंट नैरेटिव क्या होता है। बेसिकली वार नॉर्मलाइजिंग नैरेटिव जो होता है ना, इसमें ट्राई किया जाता है कि अगर जंग की हालत है ना, मतलब कोई इस तरह की हालत है जिसमें पीस नहीं है, तो उस चीज़ को जो है ना वो जितना नेचुरल और जितना नॉर्मल दिखाया जाए वो आप दिखाएं। जैसे कि हम ये देखें, इट एम्स टू ब्लर वार्स एनामलस करेक्टर बाय क्रिएटिंग द मिसकंसेप्शन दैट वार इज़ अ नेचुरल एंड नॉर्मल इवेंट फॉर अ गिवन सोसाइटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पुराने ज़माने में ना, जैसे कि अब जो है वो मुस्लिम्स की हिस्ट्री है, इसमें जिहाद का बहुत अहम रोल है। अब तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बचा, अब तो बस लोग जो है वो इतने बुज़दिल और अजीब किस्म के हो गए हैं। तो जिहाद जो है वो मुसलमानों के लिए एक जो कह लें तोहफ़ा होता था, ठीक है। मुसलमान इतने पुरजोश और इतने नेचुरल, इतने नॉर्मल होते थे जिहाद के नाम पे। तो इस तरह की जो परसेप्शन के वार, तो उनकी जंग जो है वो नॉर्मल है, ये तो कोई जो है वो इतना बड़ा काम नहीं है, मतलब ये इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जज्बे वाला काम है, ये भाईचारे वाला काम है, मतलब इस तरह की जो कॉनोटेशंस यूज़ करनी मुश्किल वक्त में, इसे कहते हैं वार नॉर्मलाइजिंग नैरेटिव। मतलब इस तरह के नैरेटिव को, इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को, इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करना है कि मुश्किल में भी हमें जो है वो राहत वाले फ़िक्रे मिलें, ठीक है। दूसरी तरफ है पीस एस्ट्रेंजमेंट नैरेटिव। पीस एस्ट्रेंजमेंट नैरेटिव जो होता है ना, ये बेसिकली स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसमें हम जो है ना वो पॉजिटिव कॉनोटेशन को में डाउट क्रिएट कर देते हैं,
ठीक है। पॉजिटिव कॉनोटेशन कौन सी हमने यूज़ की थी कि वार जो है वो उससे करेज पैदा होता है, उससे ब्रदरहुड मतलब जो है वो पैदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इसके डाउट क्रिएट करते हैं ना पीस एस्ट्रेंजमेंट नैरेटिव में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एस्ट्रेंजमेंट में ना हम उस तरह की कॉनोटेशन, उस तरह की इडियम्स, उस तरह की फ्रेजेस यूज़ करते हैं कि हमें जो है वो अच्छी चीज़ भी ना बुरी तरह दिखाई जाए। ठीक है, वो इतनी बुरी होती नहीं बट उसको इस तरह से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अक्सर हम कह देते हैं कि सुकून तो बस जो है वो आखिरत में है, मतलब सुकून को इतना दूर कर देते हैं कि मतलब ये नो डाउट वो सच है, लेकिन उससे जो है ना वो सुनने वाला और जो करीब लोग होते हैं उससे उनके माइंड में ना पीस की जो अब कह लें कंसिस्टेंसी है, उसकी उम्र है वो कम, कि अब सुकून तो है ही नहीं ज़िंदगी में, तो ये तो वो मतलब इस तरह की जो नेगेटिव जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं इसे पीस एस्ट्रेंजमेंट नैरेटिव कहते हैं, जो सुकून को जो है वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, वाइल द एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीस मे बी डिस्क्राइब्ड एज इनहेरेंटली डेंजरस। समझ आ गई? पीस की जो कंडीशन है वो डेंजरस बयान की जाती है। एंड पीस इनिशिएटिव में बी रिप्रेजेंटेड एज रिसेप्टिव, और पीस को इस तरह से, सुकून को इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है जैसे वो हो ही नहीं। सही है। तो ये दोनों स्ट्रेटजीज़ जो हैं ये वर्बल और नॉन वर्बल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ की जाती हैं। इन दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझना है। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज़ ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी यूज़ होती हैं? ये 3 स्ट्रेटजीज़ हैं, इनको जो है वो आप लोगों ने लाजमन याद करना है। सबसे पहली स्ट्रेटजी है यूफेमाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूफेमाइजेशन क्या होती है? एम्स टू कलर द सोशल ऑब्जेक्ट इन पॉजिटिव टोन इन टर्म्स ऑफ इट्स अपीयरेंस, कैरेक्टर एंड वैल्यूएशन। अब इसमें ना बेसिकली हम जो है वो डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ करते। हम जितनी जो है वो ट्राई करते हैं कि हमारी चीज़ है ना उसको पॉजिटिव टोन में रखें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी की वफ़ात हो जाती है तो हम ये नहीं कहते कि वो मर गया है। मतलब मर गया से तो यकदम बंदे को ना ऐसे हो जाता है, हम कहते हैं वो वफ़ात पा चुके, पास्ट अवे, मतलब वो वफ़ात पा चुके। ज़रा उसको ना इस लिहाज से बयान करने की कोशिश करते हैं कि अगला बंदा जो है वो यकदम जो है ना वो उससे मतलब ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, पॉजिटिव टोन, जितना आप सोशल ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव टोन में रंग करने की, उसको उसमें ढालने की कोशिश करें, उसकी अपीयरेंस को, उस करैक्टर को। किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई करैक्टर इतना क्रूअल है तो अब बजाय इसके कि उसको कहें कि ये तो बहुत ज़ालिम है, मतलब बजाय ये कहने की आप उसकी जगह कोई और जो है वो नॉर्मल वर्ड यूज़ करें और ये कह दें कि इसके ऐसे बनने की वजह ये है। तो बेसिक ये मतलब उसको आप ये नहीं कि डायरेक्ट उसको बुरा कहें, बल्कि उसके लिए कुछ जो है वो कम इनडायरेक्ट वर्ड्स यूज़ करें। ठीक है, तो ये यूफेमाइजेशन होता है। नेचुरलाइजेशन में ना आप एम टू रिप्रेजेंट द सोशल प्लेयर एज अ फोर्स और इवन इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एजेंसी और इनएविटेबल आउटकम ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। अब नेचुरलाइजेशन में बेसिकली हम जो है वो चीज़ों को ये नहीं ह्यूमन एजेंसी से इंडिपेंडेंट शो करते हैं। ठीक, इसका बेसिकली ये मीनिंग होता है कि जो भी चीज़ जिस तरह से एग्जिस्ट करती है ना उसको उसी लिहाज से ही बयान किया जाता है। हम ह्यूमन एजेंसी को सेंटर में लेके ही नहीं आते, मतलब उस चीज़ को चेंज करके बयान करना, इस चीज़ को हम अंदर से ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सोसाइटी में कोई इनइक्वालिटी, कोई पावर अब्यूज़ एग्जिस्ट करता है तो हम बजाय इसके कि उसको अनमास्क करें, उसको मतलब जो है वो रिवील करें, हम उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर कुछ गलत है तो उसको रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट नहीं करते कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो हम एक्शन लें, बल्कि उसे सपोर्ट करते हैं। तो इसमें जिस तरह की चीज़ मतलब होती है ना उसको उसी तरह से ही जो है वो रहने देते हैं। नॉर्म्स, वैल्यूज़ वगैरह जो है उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते। जिस तरह की मिसकंसेप्शन सोसाइटी में होती है उसे उसी तरह रहने देते हैं। तो ये नेचुरलाइजेशन होता है। ठीक है, जस्टिफिकेशन एम्स टू डिपिक्ट द सोशल ऑब्जेक्ट एज जस्ट, रेशनल एंड वर्थी ऑफ सपोर्ट। जस्टिफिकेशन जैसे आप लोगों को पता है कि जस्टिफिकेशन का मीनिंग ही ये होता है कि खुद को सही साबित करना, अपने डिसीजन और अपना जो भी है मतलब अपनी सोसाइटी, अपने डिसीजन, अपने कामों को जो है वो मुनसिफ और जो इस बात का ख्याल करना कि अगला बंदा भी आपको सपोर्ट करे। इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करना, ख़ुद को डिफेंड करना ताकि दूसरे लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट करें, तो इसे कहते हैं जस्टिफिकेशन। ये 3 जो स्ट्रेटजीज़ हैं नॉर्मलाइजेशन की, ये आपने लाजमन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। सही है। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब स्ट्रेटजीज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, स्ट्रेटजीज़ ऑफ डिस्टेंसिंग, स्ट्रेटजीज़ ऑफ इम्पर्सनलाइजेशन, ये तीनों जो है ना ये आपकी एस्ट्रेंजमेंट, जो पीस एस्ट्रेंजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं ये उनमें आ जाती हैं तीनों। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन में आती थी तीनों, और अब ये जो नेक्स्ट वाली है ये
एस्ट्रेंजमेंट में आती हैं। तो इसमें बेसिकली पीस को जो है वो वही बात कि पीस को, सुकून को जो है वो हमने वही शो करना है कि सुकून है ही नहीं, ये चीज़ जो है ये बहुत दूर है। और हालांकि इस तरह से होता नहीं है, लेकिन हम लैंग्वेज ही इस तरह से यूज़ करते हैं। स्ट्रेटजीज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजीज इन द इसराइल पीस एस्ट्रेंजमेंट डिस्कोर्स। द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर इंक्लूडेड। अब इसमें स्ट्रेटजीज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में ये दो तरह की स्ट्रेटजीज होती है। स्ट्रेटजीज ऑफ डिस्टेंसिंग। स्ट्रेटजीज ऑफ डिस्टेंसिंग में बेसिकली हम जो है वो टारगेटेड ऑब्जेक्ट को इस कदर दूर दिखाया जाता है कि वो जैसे अटेन हो ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीस इज़ अ ड्रीम, पीस इन हेवन, मतलब सुकून तो एक ख्वाब ही है, सुकून तो बस जन्नत में ही है। इस तरह के जो मेटाफर यूज़ किए जाते हैं इसको हम मेटाफोरिक स्ट्रेटजीज ऑफ डिस्टेंसिंग बोलते हैं। जितने भी ये देखें जियोग्राफिकल डिस्टेंसिंग होती है, जियोग्राफिकल के हर जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो है वो अपने अपने इस तरह के फ्रेजेस लोगों ने बनाए होते हैं। नाउमीदी जिसे हम कहते हैं कि नाउमीदी वाले जो है फ्रेजेस होते हैं ना, उन वो आ जाते हैं स्ट्रेटजीज ऑफ डिस्टेंसिंग में। स्ट्रेटजीज ऑफ इम्पर्सनलाइजेशन। अब इम्पर्सनलाइजेशन में क्या होती है? एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेलिवेंट सोशल ऑब्जेक्ट पीस विच रिमूव्स द ह्यूमन फैक्टर एंड फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेसिकली इसका जो मेन फोकस होता है ना वो ह्यूमन पे होता ही नहीं है कि जो है वो, बल्कि इसकी मूवमेंट और स्टेट्स हरकत पे, इंसान की हरकत पे होता है और उसकी हालत पे होता है। ठीक है, ये नहीं है कि इसको जिस तरफ जो है वो जिस तरफ हम चाहें उस तरफ मोड़ दें, बल्कि जितना वो खुद करेगा उस लिहाज से ही उसमें चेंजेस आएंगी। ठीक है। अब ये देखें, पेनिट्रेशन ऑफ ग्रेट पार्ट्स द वैक्यूम क्रिएटेड इन द न्यू स्टेट। अब ये बेसिकली ना आपने ये वाली जो नॉर्मलाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ है इनको याद करना है, बाकी जो है इनको कुछ भी नहीं करना। ये स्ट्रेटजीज ऑफ इम्पर्सनलाइजेशन जो है ना, इसको जो है वो आपने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए याद करना है। अब फिल इन द ब्लैंक्स इससे किस तरह से आएंगे, ये देखें। पेनिट्रेशन ऑफ ग्रेट पार्ट्स टू द वैक्यूम क्रिएटेड इन द न्यू स्टेट इन एशिया एंड अफ्रीका। अब ये देखें, ये सारे जो सेंटेंसेज हैं ना, इनका कोई सेंस नहीं बनता, सिर्फ ये बताया हुआ है, ऐसे सेंटेंसेज लिखे हुए हैं और इनका आपने मीनिंग समझना है और इनको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए यूज़ करना है। इसमें से हो सकता है एशिया और अफ्रीका को वो स्किप कर दें और बाकी सारा लिख दें। तो फिर आपने एशिया, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये वर्ड्स भी देंगे। ठीक है, वर्ड्स सेपरेट ऊपर लिखे होंगे, उनमें से आपने जो जहाँ भी फिट हो रहा होगा उसको उठाना है, वहाँ पे फिट कर देना है। और ये 5 नंबर की आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये जो सारा है ना, इसको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए याद करना है। बहुत इजी है, इसमें वही सब कुछ बताएगा। पेनिट्रेशन ऑफ ग्रेट पार्ट ऑफ द वैक्यूम क्रिएटेड इन द न्यू स्टेट इन एशिया एंड अफ्रीका। अब जो एशिया और अफ्रीका के दरमियान जो है ना, जब ग्रेट पावर्स जो थी, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो ताकतवर ममालिक थे, उनकी पेनिट्रेशन जब हुई ना दूसरे ममालिक में, तो एशिया और अफ्रीका के दरमियान एक खला पैदा हो गई। ठीक है, द एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन ज्यूरिश एंड अरब पीपल इन 1920s। अब ज्यूरिश और अरब लोगों में जो टेंशन, मतलब जो तनाज़ा पैदा हुआ था, वो 1920s और 1930s में। अब ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर बिगेन टू राइज अराउंड द वर्ल्ड। अब पावर के नए सेंटर जो है वो वर्ल्ड में राइज हो गए, और ये कब हुए थे? 2000 में, 126 से। ये इस तरह से जो है ना वो आपको आ सकता है। एट द एंड ऑफ 1920s अ न्यू वेव ऑफ वायलेंट एक्ट अगेंस्ट ज्यूलिश पीपल इरप्टेड। अब 1920s के एंड में इस तरह से ये आपको जो है वो अंदर से गायब करके, इसको स्किप करके बाकी सारा लिख दिया जाता है। तो ये सारी जो है ना चीज़ें बहुत ईजी हैं, आपने जस्ट इसको ना, इसमें कुछ भी याद नहीं करना, आपने इसको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जो है वो तैयार करना है। सही है, बाकी साथ साथ मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताएं भी कि अगर आप लोगों को इसकी समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो मैं अपना मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो थोड़ा चेंज करूं। अगर आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो मैं मज़ीद इसको करूं। अगर आपको जस्ट जो है वो चाहते हैं कि आपको शॉर्ट लेक्चर ही प्रोवाइड किया जाए, मतलब जो है वो मैं हाईलाइट करके रख लूँ अंदर से 2-2 लाइनें और आपके आगे खोलूँ और 2-2 लाइनें बस पढ़ दूँ, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। अगर वो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी पसंद है आप बता सकते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं इसको जो है वो शेप दे सकती हूँ। ठीक है, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।